शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। हमारा भारतवर्ष एक गांव का देश है, क्योंकि भारत की 70% से भी ज्यादा आबादी गांव में बसती है। गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। लेकिन हम देखते हैं हमारा भारतवर्ष बहुत उन्नति को प्राप्त कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में बहुत सारी समस्याएं सर उठाए खड़ी हैं, जैसे शिक्षा का अभाव, सफाई, कुरीतियां, जाति प्रथा, धर्मवाद। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम अक्सर गांव में देखते हैं। तो क्या इन सभी समस्याओं का अध्यात्म की दृष्टि से समाधान है? यदि है तो वो क्या है? तो इन्हीं पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज की रूरल सर्विस विंग यानी ग्रामीण प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय सरला दीदी जी। आपका आज के इस एपिसोड में पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे कि हमने बात की कि हमारा जो भारत है वो एक गांव का देश है, और भारत के गांव में ही भारत की असली छवि उभरती है। लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी जो है उनका सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सफाई की, क्योंकि कहते हैं सफाई है तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य है तो जीवन का आनंद हम भरपूरता से ले सकते हैं। तो सफाई की जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर गांव में देखते हैं कि कहीं ना कहीं गंदे नाले हैं, कीचड़ है, और पानी ऐसे ही गटर में बह रहा है। इस तरीके की जो समस्याएं आमतौर पर आज भी दिखाई देती हैं, तो इन समस्याओं का क्या समाधान है? मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा और स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा जी इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए हैं, परंतु संपूर्ण विकास नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल। उसका मूल कारण है आध्यात्मिकता की विलुप्त कड़ी। ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग ने जब गांव के अंदर इस स्वच्छता की बात को उठाया तो सर्वप्रथम हमने लोगों के अंदर स्वैच्छिक वैचारिक धारा को परिवर्तन किया। अर्थात स्वच्छता का पहला पहलू वो है मानसिक स्वच्छता। जी बिल्कुल। जब तक लोगों के विचारों में क्रांति नहीं आती है तब तक गांव को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले हम लोग उनको ये बताते हैं कि अंदर में एक दो के प्रति नफरत, ईर्ष्या, घृणा, जी ये भी एक प्रकार की वैचारिक अस्वच्छता है। जब मानसिक रीति से वो लोग सशक्त होते हैं, इन सब वैल्यूज को समझते हैं, तो जिसका मन अच्छा है उसका घर अच्छा है जी, और जिसका घर अच्छा है उसका गली मोहल्ला अच्छा है जी। इस बेस पर हम उन लोगों के अंदर जागृति लाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अक्सर करके अपने घर में साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहरी जो मेरा परिवेश है, मेरा एनवायरनमेंट है, उसके प्रति मुझे यूँ लगता है कि नहीं, ये मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर करके लोग ऐसा सोचते हैं। तो फिर ऐसे में क्या समाधान हो सकता है? आपने ठीक कहा, वो भी हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है कि ये सरकार की जवाबदारी है, लेकिन फिर हम उन लोगों को समझाते हैं कि सरकार आपके गांव में सफाई करने के लिए नहीं आएंगी। सरकार एक योजना बना करके देगी जिसको क्रियान्वित आप लोगों को करना है। तो तब उनके अंदर धीरे धीरे, और जो गांव है वो आपका अपना घर है,
कहाँ कहाँ हम उन लोगों को एक भावनात्मक एकता में भी बांधते हैं, और उस भावनात्मक एकता के साथ साथ जो उनकी परमात्मा की प्रति भावनाएं हैं, जैसे महिलाओं को हमने इस बारे में जागरूक किया जी। और उन दिनों में ये दीपावली के दिन थे, तब सब अपने घर को सफाई स्वच्छ कर रही थी, तो उनको बताया कि आप अपने घर का कचरा निकाल करके गांव में डालती हो तो लक्ष्मी कहाँ आएंगी, जहाँ स्वच्छता है। बिल्कुल। तो आप गांव को भी स्वच्छ बनाएंगे तो आपके गांव में लक्ष्मी का वास अवश्य होगा। तो घर के साथ साथ गांव की स्वच्छता भी हमारे लिए ज़रूरी है, ये बात उनको समझाई जाती है। और उनके लिए कचरा डालने की व्यवस्था, कचरा उठा करके जहाँ कंपोस्ट खाद बनती है वहाँ डालने की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं भी की, जिसके कारण हम देखते हैं कि आज गांव के अंदर में जहाँ जहाँ हम लोग ये सेवाएं कर रहे हैं तो काफ़ी जागृति इस क्षेत्र में आती जा रही है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे आप अवेयरनेस भी लेकर आए और लोगों को जागरूक भी किया। लेकिन गांव में एक सबसे बड़ी समस्या आती है टॉयलेट्स की, यानी शौचालय की। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में लोगों को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं कि क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है अपने ही परिवेश में टॉयलेट्स को बनाना? इस बारे में भी प्रभाग ने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, और सरकार की भी एक योजना थी कि उन लोगों को 60 और 40% थोड़ा पैसा वो डालें और बाकी लोग सहयोग दे करके गांव के अंदर में टॉयलेट्स बनाए जाएं। लेकिन हमने देखा कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा जड़ता थी, वो समझते हैं कि घर के अंदर में टॉयलेट होना ये अच्छी बात नहीं है। जब उनको ये समझाया कि वर्तमान समय हमारी जो बच्चियां हैं वो बाहर जा रही हैं और लोग उनको देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और उन्होंने भी कई बार इन समस्याओं के कारण उस बात को महसूस किया, तो वहाँ परिवर्तन आया। एक गांव के अंदर हमने सारे गांव को ये स्वच्छ बनाने का टॉयलेट बना करके उनको दिए, लेकिन वो लोग उसको यूज़ नहीं करते थे। फिर उस गांव के कुछ एक ग्रुप को तैयार किया गया ताकि माताएं जागरूक हों। जहाँ पर भी जब वो जाकर के बैठती थी तो वो लोग जाकर खड़े हो जाते थे जी। और उस संकोच और उस भय से भी उनके अंदर में परिवर्तन आया। न केवल भय और संकोच, लेकिन साथ साथ हम लोग उनको आध्यात्मिकता के द्वारा भी जागृत करते हैं। और दूसरी बात, उनको ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए एक रिस्पेक्ट होता है, तो ध्यान से उस बात को सुनते हैं और थोड़ा समझने का भी प्रयत्न करते हैं। तब धीरे धीरे इस बात में चेंज आया है। यानी कि मतलब हमारी विचारों में स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने पूरे गांव के वातावरण में स्वच्छता चाहते हैं, और कितनी बेहतरीन आपने बात बताई कि पूरे गांव में लक्ष्मी का वास हो जाए, उसके लिए मुझे पूरे गांव में ही साफ सफाई के लिए जागरूक होना पड़ेगा। और ये जिम्मेवारी केवल विभाग की नहीं, ये एक पर्सनल जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल जिम्मेवारी है। और एक जो आम समस्या आती है वो है पीने के पानी की। पीने के पानी में अगर गंदगी है या कुछ भी है तो वो कहीं ना कहीं हमें रोगों की उत्पत्ति करता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे उनमें ये हम अवेयरनेस लेकर आए? उसके लिए हमने उन लोगों को कई इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए हैं। जैसे एक व्यक्ति नाटक छोटा सा दिखाया, वो खेत से आता है और आते ही हाथ ऐसे पहुंच करके भोजन करने के लिए बैठ जाता है। हमने सामने स्टेज पर ही उसी व्यक्ति को खड़ा किया और एक बच्चा उसको लोटे से हाथ धुलाई कराता है पानी का, और उस पानी को थाली में लिया और हाथ धुलाई करने के बाद में उसी व्यक्ति को ये दिखाया कि देखो, आपने कहा था मेरे हाथ साफ हैं, लेकिन आपके हाथ स्वच्छ नहीं थे, उसके अंदर इतनी गंदगी है। जब ये गंदगी आप गंदे हाथ से भोजन करेंगे और आपके अंदर जाएगी तो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है, कई रोग पैदा होते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं और साथ साथ जैसे मैं बताती हूँ आध्यात्मिकता का आधार भी उनको देते हैं कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले आप हाथ धुलाई करते हैं, पैर धुलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अशुद्धि निकल जाए और आप स्वच्छ मन से, स्वच्छ शरीर से भगवान को याद कर सके, उसको भोग रख सके। तो ये शरीर, ये भी एक मंदिर है। इसके अंदर आत्मा जो है वो एक मूर्ति है, उसको भी हम स्वच्छ प्रसाद ग्रहण कराएं। उसके लिए आवश्यक है कि आप हाथ धुलाई करें और स्वच्छ हाथों से भोजन करें। साथ ही साथ जो पीने का पानी है उस पानी को छान करके पीना चाहिए। उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं,
तो इस प्रकार उनको एजुकेट करते हैं तो पहले माताओं में, युवाओं में, फिर भाइयों के अंदर जागृति लाते लाते काफ़ी उनमें परिवर्तन देखने में आते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि कोई गंदा नाला है और पानी बह रहा है तो उसी में ही कपड़ा धुलाई कर रहे हैं और वही घर में लेकर जा रहे हैं। जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि क्या करें, हमारे पास पानी की बड़ी कमी है, वहाँ तक पानी आता नहीं है तो हमें इसी से गुजारा करना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे उनकी सोच को बदला जाए कि वो सब रोज़मर्रा की जो हम ज़रूरतें हैं, जो सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे पानी का हम यूज़ नहीं करें। उनको समझाया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ गांव के अंदर में ये प्रैक्टिकल समस्या है। जी। राजस्थान के एक गांव में हम लोग गए तो वहाँ एक तालाब था। उस तालाब के अंदर जानवर भी पानी पीते थे, जानवर भी नहाते थे और उसी पानी को वो लोग ले जा करके भोजन बनाते थे। जब हम लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इस गांव के अंदर में दूसरी कोई भी सुविधा नहीं है जी, जो हम पानी को यूज कर सके। और कई माइल दूर आगे दूसरे गांव में जहाँ स्वच्छ पानी आता है, तब हम उनको बताते थे कि इस पानी को आप बहुत ज़्यादा बॉईल करके फिर ठंडा करके उसको यूज़ करें। और फिर कई गांव के अंदर में हम लोगों ने सरकार की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कराया। वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, वो पानी की व्यवस्थाएं भी कई गांव में उपलब्ध कराई। सबसे जो अहम मुद्दा है वो है शिक्षा का अभाव। गांव वालों में अक्सर ऐसी बात नहीं है कि अवेयरनेस नहीं आई है, जागरूकता नहीं आई है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सैंपल बन चुके हैं लिटरेसी रेट में, लेकिन फिर भी कई गांव ऐसे हैं जो अभी भी जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। स्पेशली जो हमारे घर की माताएं बहनें हैं जो पढ़ना चाहती हैं, वो ये सोचते हैं कि पढ़ा भी देंगे तो कौन सा इनको आगे चल के नौकरी करनी है, शादी के बाद कौन सा इनको नौकरी करनी है, वही चूल्हा चौका करना है। इस तरह की मानसिकता आज तक भी हमारे देश में देखने को मिलती है। तो पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट देयर। ये बात क्योंकि वर्तमान समय जो है उसमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है और अभी हमारे ग्रामवासी भी इस बात को कुछ हद तक समझते जा रहे हैं। लेकिन कुछ एक गांव ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा रूढ़िचुस्त लोग हैं और जो आपने बताया कि इनको रोटी चौका ही करना है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हमारे प्रभाग के भाई बहनें समझाते हैं, जागृति का कार्य करते हैं। पहले विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, उन दोनों की एक ये मानसिक ग्रंथि होती है कि बेटी तो जाकर के ससुराल में ये काम करेगी, लेकिन ससुराल में भले रोटी चौका करे, शिक्षा का मतलब रोटी चौका नहीं करना ऐसा नहीं है। कई सारे सरकार के ऐसे कायदे कानून हैं, कई इस प्रकार की संपत्ति के प्रश्न आते हैं जहां लड़की का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो हम उनको बताते हैं कि ससुराल भले जाएगी लेकिन ये शिक्षा भी उसके लिए आवश्यक है और शिक्षा से वो ससुराल में बहुत अच्छी रीति से अपना जीवन चला सकती है। और लड़की को भी, जो बच्चे हैं उन लोगों को भी उस प्रकार के समझाया जाता है, तब उनमें चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे रूढ़िचुस्त गांव हैं जहां अभी तक उस बात को समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते हैं। वहाँ प्रयत्न और प्रयास चालू हैं। हमारे जो वहाँ के नियमित सेवा केंद्र हैं नज़दीक के, वहाँ के भाई बहनें उनके साथ में प्रयास कर रहे हैं। और एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो है मॉरल वैल्यूज़ की, नैतिक शिक्षा की। वो केवल मैं गांव की ही बात नहीं कर रही, वो आज हम भारत के किसी भी कोने में देखें, नैतिक मूल्यों पर जो है इतना हम हाईलाइट नहीं करते। स्कूल्स में भी हम देखते हैं मॉरल एजुकेशन को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। पहले के टाइम में तो एक सब्जेक्ट होती थी, उसके मार्क्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में मार्क्स तो दूर, वो सब्जेक्ट्स ही नहीं है। तो वाई एक गाँव में भी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को अडॉप्ट करना, तो आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए उसका केंद्र बिंदु है ही आध्यात्मिकता। क्योंकि आध्यात्मिकता के आधार से, चाहे वो ग्रामीण हैं या शहरी लोग हैं, आज हमारे मूल्यों का ह्रास, पतन हुआ है। बिल्कुल। और उसी के कारण से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। उन समस्याओं का जो हम भौतिक रीति से समाधान ढूंढ रहे हैं, चाहे वो व्यसनों की हैं, विकारों की हैं, गांव की आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति की है, प्रभाग ने बहुत अच्छी रीति से सर्वे किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनका जो मूल कारण है वो आध्यात्मिकता का अभाव है, नैतिक मूल्यों का अभाव है।
इसलिए हम सबसे पहले गांव के अंदर में, चाहे महिलाएं, युवान या जो भी हैं, हम उनको आध्यात्मिकता के द्वारा जो वैल्यूज़ हैं, शांति, आनंद, प्रेम, सहयोग, परस्पर एक मैत्री भाव, इन वैल्यूज़ के बारे में जागरूक करते हैं। और पुराने ज़माने की बात लोग अब तक करते आए हैं, उनको भी उसकी स्मृति दिलाते हैं कि आप लोग ही कहते हो पहले ज़माना बड़ा अच्छा था। तो ज़माना तो आज भी है, पहले भी था, लेकिन परिवर्तन किस में आया? पहले स्वार्थ भावना नहीं थी, आज स्वार्थ आ गई है। सहयोग भावना थी, आज उसकी जगह स्वार्थ वृत्ति आ गई है। तो जब हम आध्यात्मिकता से अपने आप को सशक्त करते हैं, मैं बीच में आपको ये बताना चाहूंगी कि हम आध्यात्मिकता किसको कहते हैं। जी। आध्यात्मिकता का अर्थ है व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्तियों को महसूस करना, स्वयं को पहचानना कि मैं कौन हूँ। जब वो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, अब तक हम क्या समझते हैं, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, या फिर हम कास्ट से अपनी पहचान देते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े ऊंचे हैं, लेकिन ये हमारा बाहर का एक परिचय है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और आत्मा के जो मूल्य हैं वो शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता है। आप इसके स्वरूप में स्थित होकर के कार्य करेंगे तो आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। जी। और भी राज्यों का हम लोग उनको अभ्यास कराते हैं, क्योंकि उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक है ज्ञान, समझ, और दूसरा है मेरे पास समझ है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन शक्ति नहीं है, इसलिए बार बार मुझे गुस्सा आ जाता है। तो उसके लिए योग का अभ्यास कराते हैं। योग के द्वारा उनकी वो आंतरिक शक्तियाँ विकसित होती हैं, जिससे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और उनका जीवन एक सुषुप्त में से खिले हुए पुष्प के जैसा सुगंधित बन जाता है। जी। इसलिए इस आधार से उन्होंने नैतिक मूल्य जागृत होते हैं। एक हम गांव को एक मूल्यनिष्ठ गांव कैसे बना सकते हैं इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे? मूल्यनिष्ठ गांव बनाने के लिए हमने कई गांव के अंदर, हमारे ऐसे गांव प्रैक्टिकल में हैं, ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। ग्राम सभा का आयोजन करने के बाद जनरल एक प्रवचन होता है, और उसके पश्चात हम उनको कहते हैं क्या आप अपने गांव को ऐसा सुंदर बनाना चाहते हैं? सब हाँ करते हैं, जहाँ गुस्सा ना हो, एक दो के प्रति सुंदर भावनाएं हो, भाईचारा हो, मैत्री भाव हो। और उसके पश्चात हम उस गांव के लोगों के लिए ही, वहाँ चौक होता है, उसको चौरा बोलते हैं, वहाँ पर राजयोग शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल मेडिटेशन, योग क्या है और कैसे योग से हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, उसका हम अभ्यास कराते हैं। 15 दिन, 1 मास अभ्यास करने के बाद हमने ये महसूस किया है कि उन लोगों के अंदर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो महसूस करते हैं कि वास्तव में मैं शांत और शुद्ध आत्मा हूँ, और जब उनको शक्ति प्राप्त होती है तो क्रोध है, अभिमान है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो गांव के लोगों को मूल्यनिष्ठ बनाने के लिए सारे गांव के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। कहाँ कहाँ पर महिलाओं के लिए अलग, युवानों के लिए अलग, क्योंकि उनकी जो रुचि है उस रुचि के अनुरूप हम लोग उनको शिविर कराते हैं, और बड़े अच्छे सब एक माला के जैसे मणके हो, ऐसे उन्होंने जीवन में चेंजेस आ रहे हैं। जी, जैसे कई जो हमारे युवा है, युवा वर्ग है, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, उनको कोई रोक टोक भी नहीं है घर में, चाहे वो लड़की है लड़का है, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनको कहीं जॉब नहीं मिल पाती है, बेरोजगारी की समस्या आने लग जाती है। ऐसे में बहुत डिप्रेस होते हैं वो कि क्या हमने पढ़ाई ऐसे ही की, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे कई नकारात्मक विचार उनको घेर लेते हैं और वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं ऐसे टाइम पर। तो बेरोजगारी की जो समस्या है उससे कैसे निपट सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि वर्तमान समय गांव के अंदर युवानों में ये एक निराशाजनक उनकी स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में हम उनको बहुत अच्छी रीति से, हमारा एक प्रोजेक्ट है शाश्वत योगिक खेती, उसके प्रति उनको जागरूक करते हैं, क्योंकि गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है जी। और आज लोग खेती की कई सारी समस्याओं के कारण समझते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग खेती कैसे करेंगे, और कई समस्याएं भी हैं जिसमें इतना उत्पादन वो नहीं ले पा रहे हैं और खेती को छोड़ते जा रहे हैं जी। विशेषकर युवा वर्ग,
हमारे पास में कई ऐसे युवा संगठन हमने तैयार किए हैं जिनको खेती के प्रति जागरूक किया और ये बात बताया कि अगर आप शहर में जाकर के कोई भी बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, उसमें आपकी बहुत लिमिटेड आय होगी, जो पे मिलेगा उनको बहुत कम मिलेगा। लेकिन खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं खरीदनी है, मशीन नहीं खरीदनी है और उसमें जितना डालेंगे उतना लेंगे। खेती ऐसा है, आप एक दाना उसमें डालते हैं, उससे आप 100 दाने ले सकते हैं। मल्टीप्लाई होता है और उसमें देने के लिए पानी, हवा, धूप, ये हमें प्रकृति दे रही है। तो जो उनमें निराशा आ गई है कि खेती से उत्पादन नहीं होता है, उसके लिए हम लोग जागरूक करते हैं। दूसरी बात, अगर किसी के पास में जमीन नहीं है और वो बेरोजगार है, तो कई ऐसी सरकार की योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं से हम लोग अवगत कराते हैं। किसी को रिक्शा ऐसा कोई काम कर सकते हैं तो बैंक से लोन दिलवा करके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करते हैं। गांव में हम अक्सर देखते हैं, जिसे कहते हैं दबंग प्रवृत्ति, कि मेरा वर्चस्व हो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि मैं बड़ा हूँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा देखते। फिर लड़ाई झगड़ा, मारपीट और तनाव, घर जो है आपस में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ये सब बहुत देखने को मिलता है। तो आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें नहीं करें और अपनी जो ऊर्जा है उसका संचय सकारात्मक दिशा में करें? प्रभाग के कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से ग्रामीण युवा सशक्तिकरण भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहले हम उन युवाओं को समय के महत्व पर जागरूक करते हैं कि ये जो आपका युवानी का समय है, ये बहुत वैल्यूबल समय है, जिसके अंदर आप गांव के विकास के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस समय को वेस्ट मत कीजिए। चाहे 1 मिनट, उस 1 मिनट का कितना वैल्यू है, आप जा रहे हैं, ट्रेन छूट गई तो आपको उसका सफर करना पड़ता है। इस रीति से समय का महत्व, काल चक्र का महत्व उनको समझा करके फिर ये सरकारी योजनाएं जिनसे उनको नौकरी मिल सके, शाश्वत योगी खेती का प्रोजेक्ट जिससे वो लोग खेती कर सकें, और साथ ही साथ उनकी जो आंतरिक शक्तियां हैं योग के द्वारा वो जागृत होती हैं, वैल्यूज, तो उनमें इतना उमंग और उत्साह आता है, न केवल वो स्वयं परंतु संगठन के साथ गांव के विकास में लग जाते हैं। जी, और इसमें किन किन मूल्यों की और शक्तियों को धारण करने की जरूरत है? ये जो आपने शब्द कहा दबंग जी, कि ऐसे लोग हैं जो अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, उसका मूल कारण है आध्यात्मिकता की कमी और अज्ञानता का प्रभाव, मैंपन का वर्चस्व जमाना चाहते हैं, जिसके कारण से गांव के अंदर एक गांव हमने ऐसा भी देखा, कई जगह पर बहुत अच्छा गांव था जिसको सरकार ने थोड़ा दिन पहले आदर्श गांव का टाइटल दिया था, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो आपने कहा ऐसे लोगों ने वहां प्रवृत्ति की, लोगों को दबाना शुरू किया और गांव के अंदर पार्टीबाजी हुई, 2 ग्रुप बन गए। उस 2 ग्रुप के बनने के बाद कुछ युवा ऐसे निराशा में चले गए जिन्होंने शराब, व्यसनों का आधार ले लिया और वही गांव एक कलह कलेश वाला गांव बन गया। हम लोगों ने उस गांव के अंदर में काफ़ी मेहनत के पश्चात उसमें अलग अलग वर्गों को किया, महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम चलाए, युवाओं के लिए अलग कार्यक्रम चलाए, और जो गांव के सरपंच मुखिया थे जिनके अंदर विशेष ये वृत्ति थी कि ये मेरे पंजे से बाहर ना जाएं, उन लोगों के साथ में भी मीटिंग्स की और उनको भी राजयोग के द्वारा कि ये जो मैंपन है उस मैं का पॉजिटिव प्रयोग कीजिए तो हमारा ये गांव बहुत अच्छा बन सकता है। और जब उन्होंने उस बात को महसूस किया, जो दबाने की, धमकाने की प्रवृत्ति थी, उससे उनमें चेंजेस आए। जी, तो राजयोग एक ऐसा माध्यम है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। और जो 2 पक्ष के लोग थे उन लोगों के साथ में भी हमने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद में अभी उस चीज़ को आगे अपनाते जा रहे हैं ताकि गांव के अंदर में शांति और सद्भावना जैसे कार्य करते रहें। ये तो आपने बताया कि कैसे मैंपन की जो चीज़ है ये उनसे हम ख़त्म कर सकते हैं, और किन किन पहलुओं को हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। हम उनको बताते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है।
जो गांव के लीडर्स हैं जी। उसके अंतर्गत 4 बातें बताते हैं। उनका व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर का होना चाहिए। शारीरिक के अंतर्गत हम लोग लेते हैं, एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, उनके अंदर में ये व्यसन बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अपने गांव के लिए अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं। आर्थिक में गांव की एक्टिविटीज, अपने युवाओं के प्रति सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उनको वो क्रियान्वित कराएं जी। और सामाजिक स्तर पर हम उनको बताते हैं कि सगाबाद, भतीजाबाद, ये मेरे संबंधी हैं, वो नहीं, उन सब मर्यादाओं से उठ करके अपने गांव को एक सुंदर गांव के रूप में देखें, अपने परिवार के रूप में देखें और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का सोचें। तो आज आपने इतनी बेहतरीन चर्चा की है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में भी हम गांव से संबंधित समस्याओं का अध्यात्म की दृष्टि से क्या समाधान हो सकता है, इसी पहलू पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।